लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरज दा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे पंचम खंड পেজ 198 199। এরপর কেষ্টদা উঠে গেলেন এবং বীরেনদা প্রমুখ কয়েকজন আসলেন। इसके बाद केष्टदा उठ गए और चले गए और बीरेंदा प्रमुख कुछ इंसान भक्तगण आकर बैठ गए। रामशंकर दा पराधीनता সম্বন্ধে কথা তুললেন। रामशंकर दा पराधीनता के बारे में बात निकाले। सीसी ठाकुर ইংরেজ তারাবার বুদ্ধি না নিয়ে আমি যা বলেছি তাই যদি করে যাও, অর্থাৎ জাদুজনের ভিতর দিয়ে তাদের ক্রাইস্ট সেন্টার্ড খ্রিস্টকেন্দ্রিক করে তোলো এবং নিজেরা আইডিয়াল সেন্টার্ড আদর্শ কেন্দ্রিক হয়ে সব দিক দিয়ে অর্গানাইজড সংগঠিত হও, তবে ইংরেজ আস্তে আস্তে একেবারে তোমাদের কি বলে। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे कि इंग्रेज को भगाने की बुद्धि न लेकर मैं जो बोला है वही करते जाओ, अर्थात याजन के द्वारा उन्हें क्राइस्ट सेंटर्ड यानी कि ख्रिस्त केंद्रिक कर उठो और खुद आइडियल सेंट्रिक यानी कि आदर्श केंद्रिक हो उठो, सब तरफ से ऑर्गेनाइज्ड यानी कि संगठित हो। तब इंग्रेज धीरे धीरे पूरी तरह तुम लोगों को क्या कहते हैं। रामशंकर दा मुखेर कथा केड़े निये बोललेन एसिड। रामशंकर दा मुखा बात छीनकर कहने लगे एसिड। सीसी ठाकुर অ্যাসেট সম্পদ কি একেবারে চাইল্ড সন্তানের মতো হয়ে যাবে। सीसी ठाकुर जी ने कहने लगे एसेट यानी कि संपत्ति क्या है, एक बार में चाइल्ड यानी कि संतान के जैसे हो जाएंगे। से प्रीतिर बंधन किछुतेई शिथिल হবে না। ये प्रीति का बंधन किसी भी तरह शिथिल नहीं हो पाएगा। क्रमे अमेरिका और अन्यान्य देशों बंधु हुए उठबे और क्रमशः अमेरिका और दूसरे देश भी बंधु हो उठेंगे। तारी स्पार्क्स झलक আমরা পেয়েছি यूरोपियनদের সংসবে। इसी बात का स्पार्क्स यानी कि झलक हमने पाया है यूरोपियन लोगों के संसद में। গ্রেস সাহেব ছিলেন এডুকেটেড শিক্ষিত পাদ্রী, আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি এসডিও হালিম সাহেবের কাছে বলেছিলেন সৎসঙ্গ যদি সাকসেসফুল কৃতকার্য হয় তবে আমরা উইদাউট এনি অপোজিশন, উইদাউট এনি গ্রিভেন্স, উইদাউট এনি কমপ্লেন, কোনো বাধা না দিয়ে বা অনুযোগ অভিযোগ না করে ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ তল্পি তল্পা গুটিয়ে এদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হব। ग्रेस साहेब जो एक एजुकेटेड यानी कि शिक्षित पादरी थे, मुझे बहुत प्रेम करते थे। वह एसडीओ हालिम साहब से एक बार बोले थे सत्संग अगर सक्सेसफुल यानी कि कृतकार्य होता है तो हम विदाउट एनी ऑपोजिशन, विदाउट एनी ग्रीवेंस, विदाउट एनी कंप्लेंट यानी कि बिना किसी बाधा के, बिना किसी शिकायत के बैग एंड बैगेज यानी कि सारा साजो सामान लेकर इस देश छोड़कर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। একটু পরে আবেগ ভরে বললেন থেকে থেকে আমার মনে হয় রেইজ অফ সৎসং মিন্স রেইজ অফ বেঙ্গল, রেইজ অফ ইন্ডিয়া, মে রেইজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সৎসঙ্গের জাগরণ মানে বাংলার জাগরণ, ভারতের তথা জগতের জাগরণ। कुछ देर बाद ठाकुर जी आवेग भर के बोलने लगे कि रह रहकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है रेज ऑफ सत्संग मीन्स रेज ऑफ बंगाल, रेज ऑफ इंडिया, मे रेज ऑफ द वर्ल्ड। सत्संग का जागरण का मतलब बंगाल का जागरण, भारत तथा जगत का जागरण। सीसी ठाकुर प्यारिदा के पीठेर একটা জায়গা দেখিয়ে চুলকি দিতে বললেন। सीसी ठाकुर प्यारिदा को पीठ के एक निर्दिष्ट जगह दिखाकर थोड़ा खुजा देने के लिए बोले। प्यारिदा चुलकी दिलेन। प्यारिदा ने
খুজলা দিয়া। কোনো একজন কর্মী সম্বন্ধে কথা উঠতে বঙ্কিমদা বললেন, दादाटी खूब इमोशनल, भावप्रवण। कोई एक कर्मी संबंध में बात निकलने पर बंकिमदा ने कहा कि वो दादा बहुत इमोशनल यानी कि भावप्रवण है। सीसी ठाकुर, ইমোশনাল ভাবপ্রবণ হওয়া খুব ভালো যদি নিষ্ঠা থাকে ও অ্যাক্টিভ কর্মঠ হয়। सीसी ठाकुर इस बात पर कह रहे हैं, इमोशनल यानी कि भावप्रवण होना बहुत अच्छी बात है अगर निष्ठा रहे और एक्टिव यानी कि कर्मठ हो। তা না হলে শুধু ইমোশন भावेर कोनो दाम नहीं। ये न होने पर सिर्फ इमोशन यानी कि भाव का कोई मूल्य नहीं है। তা মানুষকে যেমন ভালোর দিকে নিতে পারে তেমনি মন্দের দিকে নিতে পারে। ये मनुष्य को जैसा अच्छे की तरफ खींच सकता है वैसे ही बुरे के तरफ भी लेके जा सकता है। এক ধরনের মানুষ আছে তাদের ভাবের উচ্ছ্বাস খুব থাকে কিন্তু কোনো কাজের দায়িত্ব দিলে পিছিয়ে যায়, সে কিন্তু ভালো নয়। एक किस्म का मनुष्य है जो भाव के उच्छ्वास तो बहुत रहता है लेकिन किसी काम की जिम्मेदारी देने पर पीछे हट जाते हैं। यह अच्छी बात नहीं। তবে চারিত্রিক সম্পদের সঙ্গে যদি ইমোশন ভাব থাকে তাহলে লোককে ইন্সপায়ার প্রবুদ্ধ করার পক্ষে সুবিधा है। लेकिन चारित्रिक संपद के साथ अगर इमोशन यानी कि भाव रहता है तो लोगों को इंस्पायर यानी कि प्रबुद्ध करना बहुत आसान हो जाता है। जय गुरु। जय गुरु। सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताए हैं। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। 2 पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ, रामशंकर दा पराधीनता का बारे में बात करने लगे। सीसी ठाकुर बोले, इंग्लिश को भगाने का बारे में ना सोचकर मैं जो बोल रहा हूँ, अगर वो काम करने लगोगे जैसे कि जाजन का माध्यम से उन लोगों को ख्रिस्ट केंद्रित कर उठाओ और खुद आदर्श केंद्रित बन के सभी तरफ से संगठित हो उठो, तो इंग्लिश तुम्हारा संतान जैसा हो जाएगा। एक प्रीति का बंधन तैयार होगा जो कभी टूटेगा नहीं। धीरे धीरे और दूसरा देश भी हमारा दोस्त बन उठेगा। पादरी गेस साहब एसडीओ हालिम साहब को बोला था, अगर सत्संग को जो आंदोलन है वो सफल हो जाता है तो कोई बाधा अभियोग अनुयोग के बिना इंग्रेज ये देश छोड़ के जाने में मजबूर हो जाएगा। ठाकुर जी आवेग भरा शब्दों में बोले, सत्संग का जागरण मतलब बांग्ला का जागरण, भारत का जागरण, पूरा दुनिया का जागरण। दूसरा पैरा, एक कर्मी का बारे में बंकिमदा बोले, वो दादा जो है बहुत इमोशनल है। ठाकुर जी इस बात में बोले, इमोशनल होना अच्छी बात है लेकिन निष्ठा होना बहुत जरूरी है। उसका साथ साथ एक्टिव भी होना चाहिए। इमोशन मनुष्य को भलाई का तरफ खींच सकता है, फिर बुराई का तरफ भी खींच सकता है। एक किस्म का कर्मी होते हैं जिसका बहुत भाव रहते हैं, लेकिन जब वो काम का जिम्मेदारी दिया जाता है तब वो पीछे हट जाता है। ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन चरित्र अगर अच्छा है और उसका साथ इमोशन युक्त है तो लोगों को उद्बुद्ध करने में सुविधा होता है। ये है 2 पैराग्राफ आज का विषय वस्तु। इस विषय वस्तु को आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज का टॉपिक जो है ये इंडिया का जो फ्रीडम जो मूवमेंट चल रहा था उसके बारे में ठाकुर जी से डिस्कशन चल रहा था। तो पहले ठाकुर जी का वाणी मुझे याद आ रहा है कि मानुष यदि स्वार्थ हो जीवनटा तो व्यर्थ नय। सबसे पहले हम लोगों को देखना ये है कि मनुष्य जो है ये अगर स्वार्थ होगा तो हमारा जीवन ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सत्संग जो है ये कभी समझता नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, कि ये क्रिश्चियन है, पारसी के, ये सब नहीं समझता है। और ये नहीं समझता है कि ये अंग्रेज है, ये यूरोपियन है, ये दूसरे देश का मनुष्य है। इसके बारे में सत्संग ऐसा भेद भाव नहीं रखते हैं। ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं, अगर
तुम अगर तुम्हारे इष्ट को लेकर अगर चलोगे ठीक से, आइडियल सेंट्रिक होके, तो उनका जो इष्ट है, जो जीसस क्राइस्ट है, फिर वो लोग भी सोचेंगे कि उनका क्राइस्ट को लेके वो लोग अगर चलेंगे तो फिर उनके मन में भी ऐसा विभेद भाव मन में आएगा नहीं। तो इससे क्या होगा, एक अफेक्शन, एक मतलब लव बॉन्डिंग हो जाएगा, और धीरे धीरे फिर वो लोग अपना जो देश छोड़ के आया है, दूसरे देश के ऊपर जो मतलब हुकुमाना या तो शासन करने के लिए जो विचार उन लोगों के मन में आया है, वो धीरे धीरे अपना मन में जो मतलब जो परिकल्पना है दूसरे को दबाना या दूसरे देश को शासन करना, ये जो कुचिंता है, ये सब दूर हो जाएगा, और फिर वो लोग भी आइडियल सेंट्रिक हो जाएगा। फिर वो लोग ऑटोमेटिकली इंडिया छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए उसी टाइम एक बार जब ये मूवमेंट चल रहा था, फ्रीडम का मूवमेंट, तो भी हमारा देशबंधु चित्तरंजन दास दा ठाकुर जी के पास गए थे, जाके वे पूछे कि ठाकुर, मैंने एक आदमी अभी तक मुझे नहीं मिला जिसके ऊपर मेरा ये जिम्मेदारी, मेरा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देके मैं एक दिन चैन में मैं आराम करूं, ऐसा एक भी आदमी मुझे नहीं मिला। तो ठाकुर जी सभी बातें सुन के फिर कहने लगे कि दासदा, इसके लिए ना हमें मनुष्य तैयार करना पड़ेगा, और मनुष्य तैयार करने के लिए ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, कम से कम 15 से 20 साल कम से कम लगता है। तो इसके पहले सबसे पहले अपने को मैरिज डिफॉर्मेशन की जरूरत है, विवाह संस्कार की जरूरत है। जो संतान आएगा वो अभी से वो मतलब इंडिकेट करेगा कि वो सुसंतान आ रहा है कि कुसंतान आ रहा है। कि क्योंकि हम लोग अगर आइडियल सेंट्रिक होके ठीक से इष्टों को लेके चलेंगे, और अपना जो जिम्मेदारी है, जो काम सुकर्म है, कौन सा कुकर्म है, इसके बारे में जिसको जानकारी है, ऐसे अगर हम लोग चलेंगे तो फिर हमारे जीवन में सुसंतान आ सकता है। हम लोग स्वाधीन स्वाधीन करके चिल्लाते हैं, मगर ठाकुर जी बोलते हैं स्वाधीन मतलब सु के अधीन होना, नहीं तो फिर ये स्वाधीनता, ये स्वतंत्रता पाके फिर किसके ऊपर छोड़ के जाओगे। हम लोग सब प्रवृत्ति के अधीन है, कॉम्प्लेक्स के अधीन है। तो ये अगर सु के अधीन हमारा नेक्स्ट जनरेशन, हम लोग और अगर इस स्वाधीनता अगर करते रहेंगे और प्रवृत्ति द्वारा चालित रहेंगे, तो फिर हमारा स्वाधीनता का कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। तो इसीलिए उस दरमियान एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखे थे कि हे मोर दुर्भागा देश, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান, মানুষের পরশরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে, ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে। तो इसी टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कविता लिखे थे कि जिनको हम लोगों ने अपमान किए हैं, फिर वो लोगों के बराबर हम लोगों को अपमान होना पड़ेगा। तो ठाकुर जी इस बारे में बोल रहे हैं कि देखो, हम लोगों ने किसी को अपमान नहीं किया, इंसल्ट नहीं किया है। हम लोगों ने देखे हैं जिसके अंदर जो कैरेक्टर रहता है, जो चरित्र रहता है, वो जो चरित्र है उसमें कितने लोग जाके प्रणाम किए हैं, नमन किए हैं, माथा टेके हैं। आज वैसे अगर हम लोग इष्ट केंद्रित होके चलेंगे तो बोलते हैं गुरु जो शिष्य है वो
गुरु बन जाएगा और गुरुत्व तो मतलब आ जाएगा उनमें, तभी शिष्य और गुरु में कुछ अंतर नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा जो भी फिलोसॉफी है इसका कैरेक्टरिस्टिक करके अपने को अपना अंदर वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि दूसरे को अपने बारे में मालूम पड़े। और ऐसे ही एक बार जो भी ये हुआ था, मतलब फ्रीडम के लिए इंडिया जब रेडी हो रहा था, तभी हमारा एक गुरु भाई थे किरण बनर्जी दा, जो उनको एक बार कंपनी की तरफ से मतलब गवर्नमेंट के तरफ से ये राइफल बनाने का उनको एक जिम्मेदारी आया था। तो वो राइफल फैक्ट्री में काम करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं राइफल बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो उतना मतलब एबिलिटी नहीं है। इसलिए वो सीधा जाके पेन और पेपर और पेंसिल लेके ठाकुर जी के पास पहुंच गए। ठाकुर जी के पास पहुंच के ठाकुर जी से बोले, ठाकुर मुझे ये दायित्व हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने दिया है, और कैसा राइफल बनाना है इसके बारे में आप मुझे गाइड करें। तो ठाकुर जी ने पेपर और पेंसिल लेके एक राइफल का फिर एक ड्राइंग बना के दिए। तो वो ड्राइंग देख के किरण बनर्जी दा बहुत संतुष्ट हुए और सोचने लगा, बाप रे बाप, ठाकुर जी की इसके बारे में भी पता है। तो भी उस टाइप का जो राइफल मतलब इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, और उस टाइम राइफल में से एक साथ इतना सारा गोली निकल भी नहीं पाता था। ठाकुर जी का जो सब मतलब राइफल जो बनाया था, एक साथ कम से कम 100 गोलियां एक साथ निकलती थी। तो देखिए, जो ठाकुर जी को लेके चलते हैं, आइडियल को लेके चलते हैं, तो उनके जीवन में कैसा कैसा परिवर्तन होता है और कैसा अपलिफ्ट होता है। तो ठाकुर इसीलिए बोलते हैं कि परमपिता बहुत दया करके ये बांग्ला में जन्म लिए हैं। हम लोग देखे हैं कि बंगाली के घर में हमारा श्री श्री रामकृष्ण देव बांग्ला में जन्म ग्रहण किए हैं। फिर श्री श्री गौरांग महाप्रभु वो भी बांग्ला में बंगाली के घर में जन्म ग्रहण किए हैं। फिर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र वो भी बंगाली के घर में जन्म ग्रहण किए हैं। ठाकुर जी बोलते हैं परमपिता जो हैं ये बंगाली के ऊपर बहुत कृपा करके आए हैं, मगर बंगाली जो है वो परमपिता को समझ नहीं पाते हैं। बंगाली जो है, जो कृष्टि है, जो हमारा आर्य परंपरा है, जो देश और जाति का जो गौरव है उसको समझते नहीं है, और अपना जो कृष्टि है, जो संहति है, जो आइडियल है, वो सब छोड़ छाड़ के फिर वो विदेशी का जो मतलब कल्चर है उसको वो अपनाने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि राइज ऑफ सत्संग मीन्स राइज ऑफ बंगाल, राइज ऑफ इंडिया में राइज ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि सत्संग को लेके अगर चलते हैं तो बंगाल पहले ठीक होगा, फिर बांग्ला ठीक होने के बाद फिर इंडिया, और इंडिया को देखते हुए पूरा विश्व ठीक हो जाएगा। तो इस बारे में ठाकुर जी एक जगह पे बोल रहे हैं कि बंगाली जो आज सोचते हैं, दूसरे जाति के लोग 3 दिन के बाद सोचते हैं। इसलिए बंगाली लोग इतना इंटेलिजेंट है, ऐसा ठाकुर जी एक जगह पे बोल रहे हैं। कि इसलिए वो ठाकुर जी बोलते हैं राइज ऑफ
सत्संग मीन्स राइज ऑफ बंगाल, राइज ऑफ इंडिया। बोलते हैं इंडिया को अगर जगाना है तो फिर पहले बंगाली को जगाना पड़ेगा और बंगाल को जागना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं परमपिता ये इच्छा कि बंगाल में जन्म लेके फिर पहले बंगाली को जगाना है। बंगाली को जगाने से बाकी जाति बंगाली को देखते हुए फिर अनशन करते करते वो लोग भी जाग उठेंगे। फिर ऐसा एक सोनार बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ये हमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबासी। तो इस बारे में और एक कविता है कि बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पुण्य होक हे भगवान। ये देखिए, ये रविंद्रनाथ टैगोर का द्वारा रचित किया गया ये एक कविता, एक गाना जो पेट्रियोटिक सॉन्ग के हिसाब से माना जाता है कि ये परमपिता परमेश्वर कितना आशा करके इस बांग्ला में जन्म ग्रहण किए हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने उसमें ये बताते हैं कि ये बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पुण्य हो हे भगवान। ये पुण्य कैसे हो सकता है अगर पुण्य परमात्मा अगर वहाँ पे जन्म ग्रहण नहीं करेंगे तो। इसीलिए परमपिता श्री श्री ठाकुर उस बांग्ला में जन्म ग्रहण किए हैं। तो माटी को, जल को, वायु को पुण्य करने के लिए। तो मेरा इष्ट प्रसंग और आलोचना मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मेरा वक्तव्य को यहाँ पे विराम देता हूँ। सबको मेरा जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय जगतपाल दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना की है। दादा ने बहुत उदाहरण देके और कविता पाठ करके भी इस आलोचना को व्याख्या करने का कोशिश किया, बहुत सुंदर लगा। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय पंकज मिश्र दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय पंकज मिश्र दा। जय गुरु दादा, आवाज आ रही है? हाँ दादा, जय गुरु, आ जा रही है। आज ठाकुर जी पराधीनता के बारे में बताए हैं कि पराधीनता ये जो है अंग्रेज को यहाँ से हटाने के बारे में सोच जो है वो न होके उनके जो भगवान है या वो जिनको मानते हैं उनके बारे में जागरण करके खुद को अपना ऐसा बनाना चाहिए कि वो हमारी तरफ आकर्षित हो और हमसे वो प्रेम करे। और उन्होंने इस जागरण के माध्यम से यही बताने की कोशिश की ठाकुर जी कि किसी को लड़ाई झगड़ा करके या विद्रोह करके कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक तो बोला गया है कि पराधीन सपने सुख नहीं, जो दूसरे के अधीन रहते हैं उनको सपने भी सुख नहीं रहता। लेकिन स्वाधीनता का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करें। ठाकुर जी यहाँ पे भी बोलते हैं कि उनको प्रेम से ही, उनको वो जिनको मानते हैं, जैसे कोई हनुमान जी को मानते हैं, मैं किसी के घर में जाता हूँ जागरण करने के लिए, तो उनका जो प्रिय है उस वक्त हमको उनके बारे में ही बात करना चाहिए। तभी जो भी है हमारे परम प्रिय तो सबके अंदर तो है ही है, वो तो है ही है, ईश्वर सब जगह है। तो इसलिए हमको सब में ठाकुर जी को देखते हुए, जैसे ठाकुर जी की किस बात से हम बात करें, किससे बात करें, कैसे बात करें, उनको दुख नहीं हो, ऐसा भाव रख के सबको करना चाहिए। तो यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि किसी को जो है कि उनको इतना दूर नहीं करना चाहिए, उनको प्रेम के माध्यम से आगे किया जा सकता है। और फिर यहाँ पे एक बात ठाकुर जी बोले हैं कि जैसे कि बोले कि हम अगर ऐसा करते करते तो राम शंकर दास बीच में बोलते हैं कि असठ हो जाएगा संपत्ति। ठाकुर जी बोलते हैं संपत्ति नहीं, वो संतान की तरफ हो जाएंगे। जैसे आप संतान जैसे आपसे प्रेम करते हैं वैसे रह जाएंगे और वो मित्र भी बन जाएंगे। तो पूरा जो है यूरोपियन संसर्ग में पाया जाए। ग्रेस साहब जो एक शिक्षित पादरी थे उसमें बहुत स्नेह करते थे ठाकुर जी को। तो उन्होंने बोला कि यदि सत्संग सक्सेसफुल सफल होता है तो हम लोग जो है विदाउट एनी अपोजिशन, विदाउट एनी ग्रीवेंसेस, विदाउट एनी कंप्लेंट, मतलब किसी भी विरोध के बिना, शिकायत भी नहीं होगा और किसी अवरोध के बिना अपना संपूर्ण सामग्री के साथ यह देश छोड़ के बाध्य होंगे।
तो मतलब इतना पावरफुल इतना हो जाएगा जो मूवमेंट है, मिशन है, और आराम से कोई भी झगड़ा टकरा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा उनका मानना था। तो बाद में दूसरे पैराग्राफ में आता है कि भावुक भावुक के बारे में बोला जाता है, माने इमोशनल। तो इमोशनल होना, ठाकुर जी यहाँ बोलते अच्छी बात है, इमोशन तो होना चाहिए, भाव होना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमारा एक्शन भी होना चाहिए, हमारे चरित्र में वो चीज होना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर खाली भावुकता से ही काम नहीं चलेगा, अगर हम कोई काम दिया जाता है वैसे ही प्रॉम्प्टन से उसको करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे जो ब्रेन है, लॉजिकल थिंकिंग और इमोशनल थिंकिंग दोनों है, दो पार्ट्स है, तो उसमें से हमको दोनों को कंबाइन करके चलना पड़ेगा, एक ही से करने से काम नहीं चलेगा। फिर यही बात है कि आगे चलने के लिए हमको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और बाद में ठाकुर जी ने प्यारी दा को बोलते हैं, उनके पीठ में कहीं पे खुजली हो रही थी, खुजलाने के लिए बोलते हैं, फिर वो खुजली करते हैं। और दादा यहीं तक मुझे समझ में आया। जय गुरु। जय गुरु। सद्य पंकज दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना किए है। जो आज का विषय वस्तु है, इंग्लिश को भगाने से कुछ खास फायदा नहीं होगा जब तक उसका बदले में अगर इंग्लिश को इष्ट प्राण मतलब ख्रिस्टो प्राण करके उठाने सकेंगे तो इंग्रेज हमारा दोस्त बन जाएगा। ये ठाकुर जी बोला है, क्योंकि जो स्वाधीनता मिलके क्या करेगा अगर लोग अगर अच्छा नहीं है, आदर्श केंद्रित नहीं है, तो स्वाधीनता मिलने के बाद भी लोग अपने अंदर झगड़ते रह गए, ठीक से सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी है मतलब आदर्श केंद्रित होना होना और इंग्लिश को ख्रिस्टो केंद्रित करना, तभी क्रिश्चियन जो इंग्रेज लोग हमारा दोस्त बन जाएगा और धीरे धीरे पूरा देश का उन्नति होगा। और सत्संग आंदोलन कृतकार्य होने से इंग्रेज अपने आप ही चला जाएगा। यही चीज ठाकुर जी बार बार बोले हैं, तो दादा ने ये आलोचना की है। और सत्संग का राइज होने से बंगाल का राइज होगा, बंगाल राइज होने से इंडिया राइज होगा, और इसके तरह पूरा दुनिया का जागरण होगा। ये फर्स्ट पैराग्राफ में दादा ने आलोचना किया। सेकंड पैराग्राफ में इमोशनल का बारे में बात की है। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन उसमें वो कर्मठ होना चाहिए, मतलब एक्टिव होना चाहिए। खाली इमोशन होने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो ज्यादा इमोशनल होने का एक डिसएडवांटेज ये है, वो खराब का तरफ भी जा सकता है, अच्छा का तरफ भी जा सकता है, खराब तरफ भी जा सकता है। तो इसीलिए उसको कंट्रोल होना, और कंट्रोल होने के लिए उनको इष्ट केंद्रित होना और चरित्र बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो खराब का तरफ भी चले जा सकते हैं। और चरित्र अगर अच्छा है, इमोशन है, तो लोग वो देख के उद्बुद्ध होता है। ये जो आज का विषय वस्तु है। मैं श्रद्धेय सूरज अग्रवाल दा को अनुरोध करूंगा इसका भी विषय में और विस्तार में बताए। श्रद्धेय श्री सूरज अग्रवाल दा। जय गुरु। आवाज आ रही है? हाँ दादा, आ रहे हैं। ठीक। ठाकुर जी यहाँ पे इमोशन के बारे में जो बात कह रहे हैं, तो इमोशन का जो शुरुआत है वो कहाँ से होता है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इमोशन जो है वो उसका शुरुआत मतलब जो भाव प्रवणता जो है वो शुरू होता है जब हम आवेग में आते हैं। और आवेग कब आता है? जब हम हमारे मन में किसी के प्रति या कोई चीज के प्रति एक खिंचाव रहता है, या फिर उसके प्रति मेरा एक झुकाव रहता है, प्रेम रहता है, तो उस चीज के प्रति या तो उस इंसान के प्रति मैं भावप्रवण हो उठता हूँ। तो ठाकुर जी का भावधारा से ये कहा जाता है कि जो भाव में, जो इमोशन में या फिर जो प्रेम में कर्म नहीं है, वो प्रेम किसी काम का नहीं है। मतलब अगर मैं प्रेम करता हूँ किसी को या कोई चीज से, तो उस इंसान या उस चीज के प्रति मेरा कुछ एक्सटर्नल जो बोलते हैं ना कि जो भाव है वो दिख के तो आना चाहिए ना। तो वो दिख के कैसे आएगा? जब मैं उस इंसान के प्रति या उस चीज के लिए मैं कुछ करूंगा। इसका मतलब
love can be seen through proper execution on active execution of doings. तो हमें अगर किसी इंसान के प्रति इमोशनल हूं तो मुझे उसको कर्म में दिखाना होगा कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत इमोशनल हूं, और ये इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं? उसके पीछे तुम्हारे प्रति मेरा एक गंभीर प्रेम है। तो इमोशन सिर्फ एक इरादा नहीं है या सोच नहीं है, कर्म उसका परिणाम है। क्योंकि इमोशन हमें ड्राइव करता है एक्शन के लिए। सिर्फ सिर्फ मैं सोचते रहूंगा, कोई भी चीज हो, मतलब किसी इंसान के प्रति, किसी जानवर के प्रति मुझे दया आ रही है, प्रेम हो रहा है या क्रोध आ रहा है, वो तब तक अर्थहीन हो जाता है जब तक उसे मैं कर्म में बदल नहीं दूं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई इंसान को देखा, वो बहुत बुरी हालत में है, भूखा है, उसको देखकर मुझे बहुत दया आया, ठीक है, और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर वो दया का क्या मतलब रह गया? अगर वो दया मुझे मुझे अगर ड्राइव नहीं कर रहा है, मुझे अगर एनफोर्स नहीं कर रहा है कि मैं उसके लिए कुछ खाने का जुगाड़ करके उसे दूं, तो फिर ऐसी दया की क्या मतलब है? मतलब वो तो ऐसा हो गया कि बारिश में जब देखिए, बारिश की बूंदें जब पानी पर पड़ता है तो एक बुदबुदा का आकार सृष्टि करता है, और पल भर में वो बुदबुदा फट जाता है। तो हमारा इमोशन भी वैसे ही हो जाएगा। इमोशन के वजह से मेरे मन में बहुत अच्छा भाव तो जागृत हो जाएगा, लेकिन वो भाव कायम नहीं रहेगा, वो पल भर में वो वैनिश भी हो जाएगा। तो अगर मुझे सच में एक भूखे को देखकर अगर दया आ रही है, तो मेरा कर्तव्य ये होगा कि उस दया को एग्जीक्यूट करना है, उसे कुछ खाना देकर। इसीलिए कर्म के बिना जो भावनाएं होती है वो निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि मेरे इमोशंस मुझे प्रेरणा देती है, मुझे वो प्रेरणा देती है ना, मुझे वो एक फोर्स देता है कोई चीज करने के लिए। लेकिन जब तक मैं कोई उसको अगर कर्म में अगर परिवर्तित नहीं करूंगा, तो फिर जिसके प्रति मेरा इमोशन है उसे कोई कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा उनको। मुझे यहाँ पे गांधी जी का एक बात याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि आपके विचार, भावना और कर्म में एकता होनी चाहिए। कितना सुंदर बात उन्होंने कहा कि आपके विचार, भावना और कर्म में एकता होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी अलाइंड। आपका सोच, आपका इमोशन और आपके कर्म, ये तीनों अलाइंड होनी चाहिए। तो ही आप कोई चीज को सोच रहे हो, उस सोच को आप कर्म में, मतलब एक्चुअली उसे एग्जीक्यूट कर पाओगे। और जब सिर्फ इमोशन होता है, उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता है, तो समझना होगा कि ये सिर्फ दिखावा है। मैं अगर सिर्फ मुंह में बोल रहा हूँ कि अरे मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनको देखकर, मुझे उनको देखकर बहुत कुछ करने के लिए दिल कर रहा है उनके प्रति, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो समाज में मेरा खिल्ली उड़ेगा। सब ये कहने लगेंगे कि ये सिर्फ दिखावा करता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बिना कर्म के भावना अक्सर केवल एक दिखावा बन जाती है। अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलूं कि मैं आपके साथ हूँ, मान लीजिए कि सोमनाथ दा कोई एक प्रॉब्लम में है, भगवान ना करे, ठाकुर जी ना करे कभी वो प्रॉब्लम में रहे। उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई एक छोटा-मोटा प्रॉब्लम आ गया, मुझे पता चला। मैंने सोमनाथ दा को फ़ोन करके बोला, "अरे सोमनाथ दा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ।" मैंने बोल तो दिया, लेकिन मैं ऐसा कोई एक्सप्रेशन या फिर ऐसा कोई मैं जेस्चर नहीं दिखाया जिससे सोमनाथ दा को ये भरोसा मिले कि नहीं-नहीं, सूरज दा मेरे साथ तो है, मुझे चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा? सोमनाथ दा मन ही मन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे ये सिर्फ़ बोलता है और कुछ करता नहीं है। मतलब क्या हो गया? मन और मुख दोनों का सोच और बोलने में तो मिलन है, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन में उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं समाज के सामने मेरा जो स्टेटस है, स्टेटस इन द सेंस मेरा जो छवि है, वो खराब हो जाएगा।
और मेरा छवि खराब होने का मतलब मेरे ठाकुर जी का छवि खराब होना है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ, जिस दिन जिस पल मैंने ठाकुर जी का दीक्षा लिया, मैंने ठाकुर जी को मेरे जीवन का मालिक समझा, उसी दिन से मैं और मैं नहीं रहा। उसी दिन से मैं ठाकुर जी का एक रिप्रेजेंटेटिव बन गया। मेरे भाव, भाषा, व्यवहार, चाल-चलन, उठना-बैठना, जो भी कुछ समाज में रहेगा, उससे मैं मुझे प्रतिष्ठित नहीं कर रहा हूँ, मेरे ठाकुर जी को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। तो अगर मेरे अंदर सिर्फ इमोशन है, लेकिन उसका एक्टिव एग्ज़ीक्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब मैं ठाकुर जी को हल्का बना दे रहा हूँ समाज के सामने। इवन गीता में भी ये बात कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये तो हमने बहुत बार सुना है। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल या भावना में नहीं। फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। इसका मतलब ये है कि जब तक मेरा कर्म नहीं होगा, मेरा सोच, मेरे भावना का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो भावना एक चीज है, लेकिन उसे कर्म रूपी जल और श्रम ना मिले तो वो कभी फल नहीं देता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, मतलब ये पूरे बात का मैं इस तरह से मैं समराइज कर सकता हूँ कि इमोशन को आप अगर एक सीड समझते हैं, तो कर्म जो है उस सीड को सींचने के लिए एक जल है, और श्रम वो मिट्टी है जिसमें सिंचाई करके वो सीड बड़ा होकर झाड़ बनकर फल देता है। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिर्फ अगर इमोशन रहे, उसमें निष्ठा ना रहे, एक्टिवनेस अगर ना रहे, तो ऐसे इमोशन का कोई मूल्य नहीं है। और इसीलिए देखिए, जो व्यक्ति इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर चलता है, जिसके अंदर सिर्फ इमोशंस होते हैं, वो कर्मठ नहीं होते हैं, उनके अंदर निष्ठा नहीं रहती है, उनको जब जिम्मेदारी की बात दी जाती है, तो वो घबरा जाता है, वो पीछे हट जाता है। ये हम सभी अगर थोड़ा-सा ध्यान देकर देखेंगे तो पता चलेगा। भले वो हमारे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, पर्सनल लाइफ़ में हो। मैं ज़्यादा नहीं, मैं कुछ दिन पहले का ही उदाहरण देता हूँ। शशिदा इसको विटनेस किए हैं, मनीषदा विटनेस किए हैं, बहुत सारे लोगों ने विटनेस किया। मंदिर में जब एक मीटिंग था, एक काम के बारे में जब बात चल रही थी, तो किसी ने सजेशन दिया कि जिन लोग अभी दूसरों का नाम दे रहा है कि नहीं वो करेगा, वो करेगा। लेकिन किसी ने कहा कि जो खुद करना चाहता है वो अपना नाम सिर्फ दे। तो उस वक़्त इतना कम लोगों का हाथ ऊपर आया, तो इसी से समझ में आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो बनना चाहिए, लेकिन दूसरों के घरों में, मेरे घर में नहीं। क्योंकि त्याग, बलिदान और मेहनत का बात है ना, तो इसके लिए दूसरों के घर में बने, मेरे घर में नहीं। तो ये बात हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि मैं भावप्रवण तो हूँ, लेकिन मैं ज़िम्मेदारी लेने के लिए या फिर मैं कोई चीज़ का उत्तरदायित्व लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो ऐसे इमोशन का क्या मतलब है? जो मुझे ज़िम्मेदार ना बनाए, जो मुझे उत्तरदायित्व प्रवण ना बनाए। तो ऐसे इससे क्या होता है, चरित्र जो है ना, उसमें छेद रह जाता है, और किसी भी पल उसी छेद के द्वारा हमारे अंदर दुर्बलताएँ आ सकती है। इवन ये जो भावप्रवण होना लेकिन कर्मठ नहीं होना, ये भी एक दुर्बलता ही है। लेकिन वो सारे बाकी दुर्बलताओं को भी प्रश्रय देने लगता है। मेरा जो व्यक्तित्व है, वो शून्य हो जाता है। इसलिए स्वस्तिनी के पंचनीति में एक नीति ठाकुर जी ने कहा कि जब जिस क्षण तुम्हें ये प्रतीत होता है कि ये कार्य, ये सोच समाज के लिए, तुम्हारे खुद के लिए और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, तभी का तभी उसे कार्य में रूपांतरित करो। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी तो वही चीज बोल रहे हैं कि अगर भाव प्रवण हो गए ना, नहीं ये इमोशन तुम्हारे अंदर आ गया और ये इमोशन लोगों के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, तो उसको उसी वक्त उसे एग्जीक्यूट करो। तो इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि चारित्रिक संपद के साथ अगर इमोशन भी जुड़ जाए, तो आपको देखकर हजारों हजारों लोग इंस्पायर हो उठेंगे। क्योंकि आप याजन तब मुंह से नहीं कर रहे हो,
याजन तब आप अपने चरित्र से, आपने आपके कर्म के द्वारा याजन कर रहे हो, और वही प्रकृत याजन होता है। मैं यही कह के मैं मेरा शब्द को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु श्रद्धा। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपको। अ, जो ইমোশন जो মন্দ का तरफ ले जाता है, ঠাকুর जी एक बोले ना, जो মানুষ को ভালোর দিকে নিয়ে যেতে পারে তেমনি মন্দের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। ये मंदों का तरफ कैसे ले जा सकते हैं, इसका बारे में अगर आप कुछ कह सकते हैं तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक उदाहरण देके मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे मतलब मेरे कॉलेज में ये चीज़ हुआ था। एक मिनट दादा। हाँ ठीक है। हाँ, तो मेरे कॉलेज में ये चीज़ हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। नैक का टाइम था 2023-24। तो नैक एक ऐसा ये होता है, ऑडिट होता है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तरफ से वो संस्था जो है वो कॉलेज में आती है, और कॉलेज में आकर कॉलेज के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसको देखकर फिर कॉलेज को रैंकिंग देता है। तो उसमें हर एक डिपार्टमेंट से कुछ फैकल्टी मेंबर्स को लेकर वो ये बनता है, कमिटी बनता है फॉर द एग्जीक्यूशन। तो वैसे ही बनाया गया। तो उसमें से जब ये बनाया जा रहा था तो बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेंबर्स थे जिन्होंने ये कहा कि मतलब बहुत सारे ऐसे बात कहा जो सुनकर ऐसा लगा कि अरे बाप रे, अगर ये सोच लेकर अगर हम आगे बढ़े तो हमारे कॉलेज को हाईएस्ट ग्रेड मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद बहुत किसी ने हाथ ऊपर किया कि हाँ मैं ये जिम्मेदारी लूंगा, मैं वो जिम्मेदारी लूंगा, और उसी तरह से ये सारी जिम्मेदारियां जो है वो अलॉट किया गया। तो सब एग्जीक्यूशन का जब बारी आया, तो फॉर एग्जांपल जब मीटिंग हुआ उस वक्त अगर मान लीजिए कि 50 लोगों ने हाथ ऊपर किया था कि हाँ हाँ मैं ये करूंगा, मैं ये करवा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब एग्जीक्यूशन का बारी आया तो 50 लोगों का काउंटिंग जो है वो 10 लोगों में आ गया। और जब 10 लोगों में आ गया तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज जो हमने एजेंडा लिया था उस मीटिंग में कि हाँ हम इस तरीके से ये पर्टिकुलर प्लानिंग के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, और फिर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसे हम ऑप्ट करेंगे। तो एग्जीक्यूशन के वक्त हमारे लिए इतना ज्यादा तकलीफदायक हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली 50 लोगों का जो कमिटमेंट था, जो भावप्रवण होके जो बात बोले, तो कमिटमेंट हुआ। अब उस कमिटमेंट में तो हमें टिका रहना है। तो अब 50 लोगों का काम 10 लोगों के ऊपर आना, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना प्रेशर फील हो सकता है उन लोगों के लिए जो स्टिल कमिटेड है एंड वांट टू एग्जीक्यूट। ठीक है। तो ऐसा हो गया, मतलब मैं मुझे इतना उस टाइम में बुरा लगता था कि उसमें बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेंबर्स थे जो फीमेल भी थी। आप मानेंगे नहीं, उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम सब कॉलेज में रात को 11-12 बजे तक, 1 बजे तक हम रुक के काम करते थे, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ा ग्रेडिंग है, और हमने मेहनत काफी किया। लेकिन इस मेहनत करने के चक्कर में जिनके जिनके मतलब जो महिलाएं टीचर थी, ऑब्वियसली वो तो घर की माँ है ना। तो अगर एक इंसान सुबह 7 बजे से आकर कॉलेज में पढ़ाना लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लेकर, एंड में इस काम के लिए 11-12 बजे तक रुक रहे हैं, वो भी एक दिन दो दिन नहीं, करीबन करीबन 6 से 7 महीना। आप सोचिए उन पर्टिकुलर घरों में उनका जो दैनंदिन जीवन शैली था वो सोचिए कितना अस्त व्यस्त हुआ रहेगा। तो ये जो है भाव प्रबंध तो मैं हो गया, लेकिन मैं कर्म में अगर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूं तो देखिए कितना बुरा असर कर सकता है, सिर्फ खुद पे नहीं, दूसरों पे भी। अब जो व्यक्ति, जो फैकल्टी मेंबर्स ने वो कमिटमेंट तो किया था लेकिन भाव में आकर, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया, उनके साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मैनेजमेंट वालों ने उनके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। और
उन्होंने जो कमिटमेंट किया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, तो उस बात को लेकर उनको किसी ने सुनाया भी नहीं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन में किसी ने उन्हें नहीं सुनाया। जब रिजल्ट आया, मतलब रिजल्ट के पहले जब परफॉर्मेंस का टाइम आया, उस वक्त भी किसी ने उन लोगों को कुछ कहा नहीं। लेकिन किसी को उन्होंने, मतलब जो काम करने वाले कमिटी थे, उन लोगों को कुछ बोला भी नहीं और उनको रिक्वेस्ट भी नहीं किया आप आके काम कीजिए। अब हुआ यूं, जब नैक आया, नैक का कमिटी जब आए बाहर स्टेट से और सारे चीजों को देखा, देखने के बाद खुश हुए और हमारे जो वैलिडेटरी ये था टाइम था, वैलिडिटी टाइम में उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे ऐसे कॉलेज देखे हैं जहां पे काम तो होता है लेकिन एथिक्स एंड वैल्यूज को मतलब वो दाव पे लगाकर, लेकिन आपके कॉलेज में हमने देखा कि एथिक्स एंड वैल्यूज को मेंटेन करते हुए यहाँ पे काम होता है। और वो कमिटी ने, नैक ने, यूजीसी ग्रांट कमीशन के नैक कमिटी ने हमारे कॉलेज को हाईएस्ट ग्रेड दिया, दैट इज A++। अब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन सेमिनार हॉल में हर एक व्यक्ति को, हर एक फैकल्टी मेंबर को, नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया गया इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए। और उस दिन हमारे जो चेयरमैन थे वो भी आए थे और सभी के लिए गिफ्ट लाया गया था। तो उसमें तो वो फैकल्टी मेंबर भी बैठे थे जो भावप्रवण होकर बात तो किए थे लेकिन कर्म नहीं किए। अब उनको ऐसा लगने लगा कि उनके प्रति कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा और उनको शायद से लोग मतलब बोलते हैं ना, वैल्यू के साथ नहीं देखेंगे। हालांकि उनको ऐसा महसूस काफी दिन से होना शुरू हो गया था। अब सोचिए, जब गिफ्ट बांटने का टाइम आया तो उनको भी गिफ्ट दिया गया और उनको भी सहज रूप से बोला गया कि आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद। आप मानोगे नहीं, उनमें से बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स थे जिनके आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये घटना बोलने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो जिन लोगों ने काम नहीं किया उन लोगों को तो कोई यही नहीं मिला, मतलब पनिशमेंट ही नहीं मिला, या फिर उनका क्या खराब हुआ। उनका बहुत बड़ा एक चीज खराब हुआ, मैं आपको वो बता रहा हूँ, उनका मनोदशा। जब उनको रियलाइज हुआ कि मैंने भावप्रवण होकर मैंने ये बात तो कर दिया लेकिन मैंने काम नहीं किया, और उनको जब दिख गया कि मेरे वजह से कुछ लोगों को जिंदगी में बहुत तकलीफ हो रहा है, उनके साधारण जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तब से लेकर आंखों में आंसू आने तक वो एक ग्लानि में थे। उनका मनोदशा इतना उनको काट रहा था अंदर ही अंदर, जो उन लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। और ये जो समय होता है ना, जहाँ पे मुझे पता चलता है कि मुझसे गलती हो चुकी है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा, मैं कैसे उसे मैं रिपेंट करूं, मैं अनुतप्त अंदर ही अंदर मैं उस ज्वाला में जल रहा हूं। ये सोचिए कितना बड़ा एक मंद अवस्था है जहां पे इंसान उस ज्वाला को हर पल महसूस कर रहा है। तो सिर्फ भावप्रवण होने पर मुझे इस तरीके से भी बुरे चीजों का सामना करना पड़ सकता है। जय गुरु। जय गुरु। सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से इमोशन के बारे में आलोचना की है, व्याख्या की है। दादा ने दादा का आलोचना से यही समझ में आता है कि खाली इमोशनल होने से कुछ काम नहीं चलेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म बिना इमोशन का कोई मतलब नहीं रहता है। और दादा ने ये भी बता दिया है कि मंदों का तरफ, इमोशन मंदों का तरफ कैसे ले जा सकता है। बहुत सुंदर आलोचना रखे है सुरेशदा ने। अभी श्रद्धेय मनीष दा हैंड रेस किया है। मनीष दा, आप आलोचना करेंगे? हाँ, जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। ये जो आपने मैं जिस बारे में बोलना चाहता था वही क्वेश्चन आपने किया कि ये खराब की तरफ कैसे लेके जाता है, तो उसका कुछ उदाहरण मैं देता हूँ। ठाकुर जी बोले यहाँ पर, क्वेश्चन भी कितना अच्छा है कि वे दादा बहुत भावुक है। क्वेश्चन तो नहीं है, एक स्टेटमेंट है कि वो दादा बहुत भावुक है, ये बंकिम दा बोले। लेकिन इसी एक छोटी सी बात के ऊपर ठाकुर जी ने किस तरह से परफेक्टली उस बात को, भावुक होना अच्छा है लेकिन
वो भावुकता के साथ में निष्ठा अगर यदि रहे और वह एक्टिव कर्मठ हो, तब वो अच्छा है। और नहीं तो फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं, हमको वार्न कर रहे हैं कि यही भावना व्यक्ति को जैसे अच्छे मार्ग पर ले जा सकती है, वैसे बुरे मार्ग पर भी ले जा सकती है। एक प्रकार के लोग होते हैं जो भावावेग में बहुत डूबे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है तो वे पीछे हट जाते हैं। यह किंतु ठीक नहीं। तो अभी सूरजदा ने इसका एग्जाम्पल अभी बताया कि भावावेग में आकर के जिम्मेदारी तो ले लिया, हाँ हाँ हम करेंगे, लेकिन जब समय आया तो पीठ फेर करके पीछे हट गए। ये ठीक नहीं, ठाकुर जी बोल रहे हैं। चारित्रिक संपदा के साथ में यदि इमोशन या भाव अगर है, तब वह लोगों को प्रेरित करने के लिए सहायक होता है। अभी मैं जिस बात के ऊपर बोलने जा रहा हूँ वो है कि अगर ये चीज नहीं है, अगर भाव नहीं है, अगर निष्ठा नहीं है और एक्टिविटी अगर नहीं है, तो कैसे वो बुरे मार्ग पर लेके जाता है। उसका एक उदाहरण अभी शशि भाई से बात हो रही थी कुछ दिन पहले। उनका मतलब कोई एक व्यक्ति है उनके एरिया में जो रहते हैं, तो भावना में आकर के जैसे उसके मामा ने उसको किसी ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया, उससे वो आहत हुआ। इमोशन तो है, लेकिन इमोशन किस दिशा में लेके गया, वो मतलब दिन भर जो है दारू पी रहा है, उसके बाद में एक दिन 2 दिन जो है वो गायब रहा और इतना दारू पिया है, इतना दारू पिया है कि जब वापस आया, मतलब किसी तरह से उसको जब लाया गया तो मतलब ऐसी कंडीशन है कि जैसे कोमा जैसा सिमिलर सिचुएशन है। तो इस तरह से भावना होने से क्या फायदा। कोई व्यक्ति जो है किसी के मतलब अपने भाई बहन की उनके बर्ताव की वजह से, उनकी बात की वजह से आहत हो गए और पता चला कि दारू के नशे में जो है अपना जीवन व्यतीत करने लगे और उनको लगने लगा कि बस अभी हो गया, जीवन में कुछ बचा नहीं। तो इस तरह का जो भावुक होना, इसका क्या मतलब है। इसे हम अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने साथ साथ परिवार का और समाज का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान जो है हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो मैं एक व्यक्ति जरूर हूँ, लेकिन मैं परमपिता की संतान हूँ। तो मेरे मतलब वो चीज जो है, मैं परमपिता की संतान हूँ, ये जो बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा जो मेरा जन्म से लेकर मृत्यु तक ये बीच का जो सफर है, इसमें मैं सभी के साथ में, समाज के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं जो कुछ करता हूँ, जो कुछ सोचता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ और जो कुछ करता हूँ, इसका परिणाम जो है मेरे समाज के ऊपर होता है, डेफिनेटली होता है। तो इसलिए हमारे जीवन में एक जीवंत आदर्श होना बहुत जरूरी है। तो भावना के साथ में निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा नहीं होने से मतलब हम इष्ट केंद्रित नहीं होने से हमारा जीवन इस तरह से व्यर्थ जा सकता है। तो अच्छा, मैं एक छोटा सा मेरी मतलब बहुत पहले की बात है, आज से लगभग 30-35 साल पहले की बात है। हमारे साथ में हम लोग जब जिस समय बैचलर थे और मैं एयरफोर्स में था, तो हम लोग बैचलर का जो रहने का जो ये होता था, बैरक्स में हम लोग रहते थे। तो एक दोस्त था, उसका नाम हरीश था और उसकी पोस्टिंग हो गई। तो वो रात को उसकी ट्रेन है, कुछ 11 साढ़े 11 बजे ट्रेन है। तो शाम से ही जो है पार्टी चालू है, दारू वारू पीना चालू है। और एक दोस्त था, एक लड़का था झा करके, तो उसका कुछ पैसा ये हरीश ने देना बाकी था और वो दे नहीं रहा था। अल्टीमेटली बिना दिए ही उसका जाने का प्लानिंग था। तो ये हरीश को हम लोग बोल रहे थे, लेकिन उसके ऊपर कोई
कोई एक्शन नहीं। तो हमने क्या किया, ये जब बाथरूम चला गया कि अभी निकलना है, तो बाथरूम गया तो उसके बैग से हमने उसका टेप रिकॉर्डर निकाल के रख लिया। तो अच्छा खासा पैनासोनिक का टेप रिकॉर्डर था, अच्छा था। तो वो निकाल के रखा। वो वापस आने के बाद उसको ध्यान में आ गया कि समथिंग इज मिसिंग, वो टेप रिकॉर्डर निकाल के रख लिया। तो रोना धोना चालू किया और मतलब भावना में आकर के, अरे तुम लोगों को विश्वास नहीं क्या, मेरा तुमने इतना ही मुझे ऐसा सोच लिया क्या, मैं पैसा दे दूंगा, मैं जाने के बाद मैं दे दूंगा, लेकिन हमने कहा तुम जो बोलना है बोलो, जिस समय तुमको पैसा देना है दो और तुम्हारा टेप रिकॉर्डर लेके जाओ। तो वो ऐसे ही उसको हमने, ठीक है वो हमारा दोस्त है, वो अपनी जगह, लेकिन ये हमने कर दिया। फिर हम उसको छोड़ने भी गए रेलवे स्टेशन, उसको ट्रेन में बिठाया सब कुछ, लेकिन उसका रोना धोना चालू किया। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की भावना अगर है, कोई अगर भाव विवश है, तो उसका मतलब क्या है, ना अपने लिए वो भावना ठीक है, ना दूसरों के लिए ठीक है। वो भाव विवश होना, भावनिक होना तभी अच्छा है जब हम अपने इष्ट के लिए कुछ करते हैं, तो वो तभी उस भावना का कुछ मतलब है। और नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो भावनावश होते हैं, जिनका भाव होता है, लेकिन वो अगर प्रैक्टिस में नहीं आता है और जो इष्ट कर्म में अगर नहीं लगता है, तो उसका कुछ मतलब नहीं। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय मोनीश दा बहुत सुंदर भाव से ये बात को समझाया कि इमोशन कैसे मनुष्य को खराब का तरफ ले जा सकता है। बहुत सुंदर उदाहरण देके दादा ने ये आलोचना किया है। बहुत अच्छा। अभी और कोई दादा माँ आलोचना रखना चाहेंगे? 5-7 मिनट। सोमनाथ दा जय गुरु। ये जय गुरु। कल का एक उदाहरण देता हूँ, हर दिन घटता है बट उसको आप कोरिलेट नहीं कर पाते। जो आप क्वेश्चन किए उसका जे भावना जो होता है, जो इमोशन होता है, मनुष्य को कैसे खराब करके लेके जाता है। मेरे साथ कल एक IITN और NIT दोनों व्यक्ति और मेरा एक मैंने सिमिलर रैंक का व्यक्ति जा रहे थे। जो IITN है वो टॉपर है, जो जिसका मैंने कैंपस में उसको 18 लाख में हायर किया गया। अब सोचो, मनुष्य 18 लाख में पहुंचने के लिए शायद 60 ईयर्स लग जाता है कुछ लोग को, नहीं तो कुछ लोग को 40 साल लग जाता है, कुछ लोग को 30 साल लग जाता है। बट जो व्यक्ति खाली जस्ट IIT पास आउट करके ज्वाइन किया है उसको 18 लाख मिला है। एक वो मेरा पीछे जो बैठा है वो NIT त्रिची से है और उसको 12.5 लाख में हायर किया है कंपनी। और दोनों एक डिस्कशन हमारा चलता है, क्योंकि गाड़ी में मैं जब भी आलोचना करता हूँ, कुछ डिस्कशन चलता है, तो मैं हर चीज में बातों को लेके जजन जजन इष्टपति सदाचार स्वस्थ इष्ट प्रतिष्ठा इष्ट स्वार्थ गुरु ग्रहण इसमें पहुंचाने के लिए ट्राई करता हूँ। ये मेरा डेली का प्रयास है। हर दिन वो कहीं ना कहीं आर्गुमेंट होके जब RCB कैंपस जाता है, कंक्लूजन वहीं पे होता है, यू हैव टू सरेंडर टू गॉड। तो ऐसे बातें करते करते एक नेशनल कोई इंटरनेशनल सर्वे सिस्टम वो दिखाया। जे बातें हुआ, जे मैं पूछा जे AI आने से, मेरा साइड में जो बैठा था, जे शशि भाई AI आने से, AI और ML की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग यहाँ पर जो जितना भी जोर से अभी ग्रो करना शुरू किया है, उसमें क्या नौकरी चला जाने का संभावना है? मैं एक जोर से बोला जे इसका कोई संभावना नहीं है, इसका नौकरी और बढ़ेगा। कहीं नहीं, कभी भी जिंदगी में रिवोल्यूशन होता है तो मनुष्य का आवश्यकता है। दिस इज द फंडामेंटल। रिवोल्यूशन बिना मनुष्य में रिवोल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। बट जो IITN है ना, वो बहुत शार्प है, क्योंकि उसको कंपनी 18 लाख में क्यों ये किया है, वो रैंक होल्डर है। और जो NIT वो भी शार्प है, वो आर्गूमेंट करना लग गए। देखिए यहाँ पर दो भाव है। एक भाव क्वेश्चन आया जो क्या AI ML आने से नौकरी हमारा चला जाएगा, मैं एस करूँगा तो मैं क्या करूँगा, उसको एस मतलब उसको प्रमोट नहीं करूँगा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं करूँगा, मैं आर्टिफिशियल AI को लेकर ऑटोमेशन बंद करूँगा, क्योंकि मेरा नौकरी खतरा है, मैं क्यों करूँ। मैं देखा हूँ, मेरा पीछे जो बेंच में बैठते हैं या आगे बैठते हैं,
वो ऑटोमेशन ध्यान नहीं देते क्योंकि उस इनसिक्योर फील करते हैं। ये भावना जो आपका इंटैक्ट रहता है जब आप गुरु के साथ जुड़ते रहोगे, जब आप क्या सोचोगे, और यही भावना ही तुम्हारा कर्म क्षमता को क्षीण कर देता है, तुम्हारा कर्म कैपेसिटी को कम कर देता है, तुम करोगे नहीं काम, ये भावना के चलते। दोनों जो बात करें, एक आईआईटी के साथ लड़ना, एक एनआईटी के साथ लड़ना, मतलब आप इधर एनआईटी हो नहीं तो आईआईटीएन का ब्रेन होना चाहिए। सिंपली आप एक एमबीए करके और कोई पास कट के ये करके, इनके पास तथ्य है, मेरे पास तथ्य नहीं है। मेरे पास कौन है? मेरे पास सीसी ठाकुर है, ओनली दैट इज माई एसेट, संपद है और कुछ नहीं, और नाम है। इसके बिना मेरे पास कुछ नहीं। मैं सोचता हूँ कभी कभी जब ये दोनों लड़ने शुरू किए विभिन्न तथ्य देके, और मेरा साइड में जो व्यक्ति है वो हंस रहा है, क्योंकि हर बातों में वो व्यक्ति परास्त हो रहे। और मैं बोला जी ये आज का डेट में जब जियो फ्री में लॉन्च किया था तब लोग सोच रहे थे लाखों में नौकरी चला गया, ये हो गया, बट इनडायरेक्टली मैंने को एक स्टैटिस्टिक्स दिया, मोर देन 20 लाख जॉब क्रिएशन हुआ है। डिफरेंट फील्ड का दिया, मैं उसमें नहीं जाता हूँ क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अभी टाइम हो चुका है। मैं जोमेटो को उदाहरण दिया, लोअर क्लास और हायर क्लास दोनों दिया। सी क्लास सिटी, बी क्लास सिटी में ओला उबर जहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे लॉन्च करने के लिए, लाइक भुवनेश्वर, कटक, वहाँ पर अजी ओला उबर हो रहा है क्योंकि लोग के हाथ में 250 रुपया पे करने के लिए 1 GB डेटा कैपेसिटी नहीं था। पॉकेट साइज में उनको समझाया, जो पॉकेट साइज क्या कैसे पर बिट नहीं करता है, क्या करता है, वो सब बताया। मैं जो बताया जे जॉब कैसे क्रिएट होता है, एक छोटा सा उदाहरण दिया, जे जहाँ पर मंदिर में जॉब क्रिएट हुआ है AIML को लेके, VR सिस्टम अभी ग्रो किया है। अब मैं उज्जैन गया था, हम लोग लाइन दिए थे कान्हा और मैं, उसमें 500 रुपया दे के, और उसमें 17 लोग में गिन रहा था, 17 लोग एक मंदिर में अपॉइंटमेंट हुए जस्ट एक AIML के थ्रू। तो उसके बाद वो सोचे, फिर मेंटल डिजॉर्डर बताया, साइबर सिक्योरिटी बताया, विभिन्न दिग लेके मैं सोचा मेरा लाइफ में मैं इतना सारा कुछ पढ़ा ही नहीं किया। वही मैं कल सोमनाथ दा को बोला था, आप एक साथ तो जुक्त रहोगे, वो आके तुम आपसे बातें करेंगे। तो जब मैं बोला सिलेबस अभी साइबर क्राइम के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कोर्स आ गया जो 10 साल पहले नहीं था। जैसे रिवोल्यूशन बढ़ता जाएगा, जैसे ईश्वर का दुनिया बढ़ता जाएगा, एक्सपेंशन होगा, शैतान दुनिया भी एक्सपेंशन होते जाएगा। दोनों को मैनेज करने के लिए एक ही चाहिए, मनुष्य चाहिए। आप AI बोल रहे हो तो क्या आप बता सकते हो आप पति को पत्नी को कैसे प्रेम करोगे? आपका बेटा को लिखो, मुझे गूगल में सर्च करो। फिर वो सर्च किया, लिटरली जाके सर्च किया IIT, क्योंकि वो बहुत शार्प होता है। बोला नहीं आ रहा है। बोले फिर जॉब कहाँ से जा रहा है? मनुष्य बिना हो पाएगा क्या? मेरा जॉब कैसे चला जाएगा? मैं उसी को सृष्टि किया हूँ और मैं फियर करूं। उसको सृष्टि कौन किया है? मनुष्य किया है। तो आप मनुष्य हो ना, तो जब मनुष्य आप हो, आप सृष्टि करने के बावजूद आप भावना क्यों केंद्रित कर रहे हो उस ये को? वो क्या किया, वो जो आर्टिकल को पढ़ा रहा था वो मेरा सामने डिलीट कर दिया NIT वाला, और इस साइड में व्यक्ति हंस रहा है क्योंकि उसके ऊपर नकारात्मक भाव सृष्टि हुआ। वो NIT होके जिसको 12.5 लाख मिला है वो फियर कर रहा है जब मेरा नौकरी चला जाएगा। जो IIT है वो 18 लाख में पैकेज में है, वो भी फियर हो रहा है उसको, जे मुझे दिखा है जो गूगल में इतना नौकरी चला जाएगा, उसका इतना नौकरी करा, स्टैटिस्टिकल दिखा रहा है। और वो खुद को मजबूत किया भावना के साथ, जो मेरा नौकरी जाने का कोई चांस नहीं है कि मैं हूँ। लास्ट को वर्स्ट कुछ भी बताया, जो तुम वेजिटेबल भी बेच सकते हो करोड़ों में, तुम IITian हो ना। एक उनका उदाहरण दिया, मेरा गांव में कैप्सिकम रेड कलर और पीला कलर का दाम था 150 रुपया। अभी 2 व्यक्ति आए अमेरिका से रेजिनेशन देके, हमारा गांव के पास नेवाल है, वहां पर खेती बाड़ी किए, इतना ह्यूज प्रोडक्शन हुआ। अभी उनका लाखों में तादाद है। एक तो पापा पिता माता के साथ रहे, गांव में आए, पैसा कमाए, और किसके वजह से? ये AIML के जो भावना बोल रहे हो ना, ये मनुष्य यूज नहीं करना चाहता है। ये भावना कल जो मैं हुआ, कल जब RCP गेट में एंटर कर रहे थे, सब एक वातावरण ऐसे हुआ था, जो बोले शशि भाई कौन सा बातें को लेके आप मरोड़ तोड़ करके जाके, वही जो जीवन में आदर्श चाहिए, उनको बोला जीवन में आदर्श चाहिए, और आदर्श होता तो आप नियंत्रित रहोगे, नहीं तो आप करोड़ों में कमा रहे हो और आप क्या कर रहे हो? अभी
पिता माता को त्याग कर रहे हो, पत्नी को डिवोर्स दे रहे हो, मैक्सिमम वही लिटरेट पर्सन करते हैं ये भावना। तो मेरा जो भावना को कल में इंटैक्ट किया, इतना खुद मैं आनंदित हुआ जो मैं उनका बातों से मेरा जो चिंताधारा से जो मेरा नौकरी चला जाएगा, ये भावना को इंटैक्ट किया, नहीं मेरा कभी भी नहीं जाएगा। ये 2 पद मेरा बोलना था, क्योंकि हर दिन होता है, बट आप उसको साथ आप डिस्कशन नहीं करते हो। आप क्या करते हो, हाँ चला जाएगा, मैं एक्सेप्ट कर लेते हो, और एक्सेप्ट करके आपको दुर्बल कर लेते हो। और आप चिरचेतन कॉन्शियस, मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं वीर हूँ, मैं पराक्रमी हूँ, जितना चित्कार करने से नहीं होगा, कर्म के माध्यम से। तो आप एक IITN को भी ट्यूशन कर सकते हो, आप NIT को भी ट्यूशन कर सकते हो। तो माइंड में जो नकारात्मक भाग को उखाड़ के फेंक दिया, वो मजबूर हुआ जो ये आर्टिकल को डिलीट करने में। जय गुरु। जय गुरु। एक्चुअली जब पहले जब कंप्यूटराइजेशन आ रहा था, जो ऑटोमेशन आ रहा था, कभी भी लोग ऐसा बोलते थे कि जॉब चला जाएगा, जॉब चला जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ, बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट हुआ। सिमिलरली जब AI एंड ML आएगा तो भी और जॉब क्रिएट होगा, क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए भी ह्यूमन चाहिए। ह्यूमन के बिना तो कुछ नहीं होगा। AI ML रहेगा, लेकिन ह्यूमन तो चाहिए ऑपरेट करने के लिए। तो people will be educated on this field and more job will be created। यही उम्मीद रखे आज का आलोचना प्रसंग को यही समाप्त करते हैं। सबको जय गुरु।